हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू वेव ऑप्टिक्स, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, साथ में देखा था हाइगेंस वेव थ्योरी और हम लोगों ने पढ़ा था कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं। आज की क्लास में हम उसी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन देंगे। ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ क्या होता है इनके बारे में बात करेंगे। अगर आप ड्रॉपर हैं तो इस क्लास को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास बोर्ड के लिए है, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रूफ करो हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे काम करते हैं, इन सबको प्रूफ करना रहता है। तो ड्रॉपर है तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, लेकिन 12th अपेयरिंग है तो इस पूरी क्लास को देखेंगे। बोर्ड में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं I = R होता है, पर प्रूफ कैसे कर सकते हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। आओ देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां एक कोई बाउंड्री दे रखी है, ठीक है, ये कोई बाउंड्री है, छोटी कर लेते हैं इसे, ये बाउंड्री है सपोज, ठीक है, ये बाउंड्री है जो रिफ्लेक्शन करवा सकती है। नाम लिख देते हैं इसका Z डैश, ठीक है। यहां पर एक प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिरता है, एक प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिर रहा है कुछ इस तरह से, एक प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिरा इधर, ये कोई ऐसा प्लेनर वेव फ्रंट है, ठीक है। ये प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिर रहा है इस सरफेस के ऊपर, ये वेव फ्रंट आकर के गिरा, ठीक है। अब हमें नॉर्मल खींचना होगा, जानते हैं, तो एक नॉर्मल खींच देते हैं यहां पर, एक नॉर्मल खींच देते हैं यहां कहीं पर, यहां पर। तो क्या हुआ, एक वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आकर के सरफेस पर स्ट्राइक करता है। प्लेन है तो मतलब ये इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा, ऐसा कुछ, ये है वेव फ्रंट। इसका नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो। यहां लिख देते हैं हम A, यहां पर लिख देते हैं N और यहां पर लिख देते हैं M, लिख दो, इसे M लिख देते हैं और इसे लिख देते हैं B, ठीक है। इसे लिख देते हैं N और इसे लिख देते हैं C। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आकर के गिरा है सरफेस के ऊपर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि प्लेन वेव फ्रंट अगर आकर के इस पर गिरेगा तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा ना, तो रिफ्लेक्टेड रेज कुछ इस तरह से निकलेंगी यहां से। I = R यहां पर अगर प्रूफ करना है तो मान लेते कुछ इस तरह से निकल रही हैं, ये इस तरह से निकल रही होंगी, ठीक है, और ये इस तरह से निकल रही होंगी लाइट रेज, ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करना होगा हमें, तो हमें क्या करना है, देखो इसकी ज्योमेट्री बनाई कैसे जाती इसके लिए बता रहे हैं कि देखो यहां पर, यहां से A वाला पॉइंट, B वाला पॉइंट, A और B तक चलने में इन्होंने बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम भी लगा है। लेकिन देखो ये पॉइंट तो सरफेस पर आ गया है, ये सरफेस पर नहीं, तो जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, रिपीट करते हैं, A पॉइंट जितने टाइम में T पर पहुंचेगा, मान लेते हैं वो टाइम T लगता है, तो B पॉइंट टाइम T में कहीं पहुंच जाएगा। तो क्या करो, A से लगा करके C तक कंपास में भरो और यहां से रख करके एक आर्क लगा दो। मान लेते हैं वो आर्क यहां कहीं पर कट कर रहा है, यहां कहीं पर कट कर रहा है, तो इसको मिला दो, ये मिला दिया, ठीक है। मिलाया तो यहां पर I और R बनने लगेंगे, तो यहां पर ये I होगा और ये वाला जो एंगल बनेगा वो R होगा, ठीक है। अगेन यहां पर देखो ये वाला एंगल R होगा, अंदर I बनने वाला है, यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा, यहां पर 90 है ही, क्योंकि जो वेव प्रोपगेट करती है वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर होता है ना, होमोजीनियस मीडियम डिस्कस किया था हम लोगों ने, लास्ट पॉइंट था ये वेव थ्योरी का। तो यहां पर लाइट वेव आकर के गिरी और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ जा रही हैं। ये बेसिक फिगर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस करने, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखो, यहां पर ये R है और ये इसके परपेंडिकुलर, तो R और इधर अंदर बन जाएगा 90 - R, तो इसके अंदर वाले इस एंगल को क्या लिखा जा सकता है, R लिख सकते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे देखो यहां पर ये I लिखा है, तो अंदर इसे 90 - I लिखा जा सकता है, तो क्या हम इसे I लिख सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स I लिख सकते हैं, ये ऐसा बन जाएगा। ये हो गया। तो इसमें क्या लिखना है, कंसीडर अ प्लेनर वेव फ्रंट जो कि गिर रहा है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस Z डैश के ऊपर। जिस टाइम में पॉइंट A पॉइंट C पर पहुंचता है, ठीक उतने टाइम में B पॉइंट पहुंच जाता है किसी B डैश के ऊपर, B डैश के ऊपर। और अगर B डैश के ऊपर पहुंच जाएगा तो यहां पर हम ज्योमेट्री से I और R लिख लेंगे। अब हमें प्रूव ये करना रह गया कि I = R होगा।
तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आओ देखते हैं। इस फिगर में देखो, देखो वही फिगर पूरा सेम बना है। यहां से एक प्लेनर वेव फ्रंट आया है ए बी, और जितने टाइम में ये ए पॉइंट पहुंचेगा सी पर, उतने टाइम में यहां पर देखो बी पॉइंट पहुंच गया है डी के ऊपर। इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि ए पॉइंट को सरफेस पर पहुंचने में, मतलब सी पर पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है सपोज टी, और इस मीडियम के अंदर, जिस मीडियम में चल रही हैं, मीडियम के अंदर स्पीड दे रखी है इसकी v, तो बताओ यहां से d से लगा करके, हाँ ठीक है, a से c जाना है ना, तो a से c जाना है, तो ac की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो स्पीड इनटू टाइम से लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम ये कह रहे हैं कि b पॉइंट उतने ही टाइम में d पर पहुंच जाता है, तो b पॉइंट d पर पहुंच जाता है और यहां पर भी टाइम सेम लगता है, टाइम इज इक्वल टू t है, तो b से लगा करके कहां पहुंचा है, एक मिनट, ये पॉइंट b से लगा करके पहुंच गया है d तक, इसमें टाइम t लगा है, तो bd क्या लिखा जा सकता है, इसको भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी तो सेम रहेगी स्पीड, तो v इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहां से ये निकल के आया कि जो AC होगा वो BD के बराबर आ जाएगा। बेसिक मैथ है, चल रही, ठीक है, ये तो सही हो गया। अब देखो यहां पर सारी चीजों को एक एक करके बताना। यहां पर ये I लिखा है ना, हाँ ये I लिखा है, ये R लिखा है, तो इस R को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस I लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो वेव फ्रंट तो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है वेव प्रोपगेशन के, तो ये I, ये 90 माइनस I, तो ये I हो गया, यहां पर R, ये 90 माइनस R, तो ये R हो गया, ठीक। अब बात करनी है कि हमें I इज इक्वल टू R प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे यहां पर, अगर नहीं दिख रहे हैं तो देखो दोबारा से बताते हैं। यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ये वाला, इन ट्राइंगल BAC, BAC, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, BDC, BDC, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिए। अब इस ट्राइंगल में अभी हम लोगों ने देखा कि AC जो है वो किसके बराबर निकल के आ रहा है, BD के निकल के आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ज्योमेट्री से, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से भी हम लोगों ने बराबर किया इसे। साथ में देखो दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गए, और एक साइड कॉमन आ रही, देखो BC दोनों में कॉमन है, तो यहां से लिख सकते हैं BC इज कॉमन, कॉमन, तो BC हो गई कॉमन, और BC जैसे कॉमन हो जाएगी तो देखो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, तो यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BDC। और अगर ऐसा हुआ तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी साइड, रिस्पेक्टिव साइड्स, उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स बराबर होते हैं, तो लिख देते हैं, इनके रिस्पेक्टिव साइड्स में लिखना है। तो हम सबसे पहले यहां से देख लेते हैं कि यहां से देखो AC, इस ट्राइंगल के अंदर देखें अगर हम, तो AC क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, AC इसका परपेंडिकुलर है, इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, I, और इसमें ये ऐसा देखो, इसके सामने परपेंडिकुलर AC है, लिखना चाहो लिख लो, I के सामने अगर I को ले लिया जाए तो परपेंडिकुलर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, AC, और हाइपोटेनस जो बनेगा वो बन जाएगा BC, ठीक है। और अगर R के रिस्पेक्टिव बात करोगे तो R के सामने ये बन जाएगा AB, AB बन जाएगा ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस बनेगा BC, ठीक है। तो बस यही देखना था। तो ये देखोगे तो हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो इसमें परपेंडिकुलर अगर AC ले लें तो AC के सामने I आ रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल I, एंगल I इज इक्वल टू में, और इसमें परपेंडिकुलर के सामने कौन सा एंगल आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर के सामने एंगल आ रहा R, तो इसको लिख सकते हैं एंगल R। ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव थियरी। वेव थियरी हम लोगों ने पढ़ी है, उसकी मदद से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ये फिगर बना था, इस फिगर को हम लोगों ने बनाना सीखा। तो पेपर में कैसे आता है, वो कैसे बनाना है, उसका स्टेप बाय स्टेप ये सोल्यूशन है। ठीक, इसके बाद आओ आगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूव कर सकते हैं? बेसिकली हम यहां पर देखो प्लेनर वेव फ्रंट है, ये यहां पर जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। तो प्लेन अगर वेव फ्रंट आकर के इसके ऊपर गिरा है तो प्लेन वेव फ्रंट जब प्लेन मिरर पर आकर के गिरेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी प्लेनर रहेगा। इसका मतलब ये जो लाइट रेज आ रही हैं, या कह सकते हो लाइट वेव जो आ रही हैं और लाइट वेव जो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ तो वैलिड ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस एट वो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो प्लेनर वेव फ्रंट लिया तो वो पहले ही फुलफिल हो गई कंडीशन। दूसरा प्रूफ करना था तो प्रूफ कर दिया। यहां पर हम स्लैंस लॉ प्रूफ करना चाहते हैं तो इसके लिए देखो फिगर कैसे बनेगा। अगेन ये हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस बार लेंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन करवाना है। तो यहां पर ऐसा है कुछ, ये ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब की बार दो रेज बनाते हैं, केवल कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे फिगर भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। यहां पर नॉर्मल बना देना, नॉर्मल बन गए। अब यहां पर प्लेनर वेव फ्रंट आया तो उसका नाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट आके गिरा है इसके ऊपर, इस प्लेनर वेव फ्रंट का नाम लिख दो, ये ए है और ये वाला बी है। ठीक है, ये इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, एक प्लेन वेव फ्रंट आकर ये गिरा तो यहां पर प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, ए बी। तो प्लेन वेव फ्रंट ए बी आकर के इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस जेड जेड डैश पर गिरा है। यहां पर जेड जेड डैश क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। वहां पर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, यहां रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो डेंसर में गई तो वो बेंड हो जाती है। तो मान लेते हैं ये बेंड हो गई इधर की तरफ, ये इधर की तरफ बेंड हो गई, बढ़िया। अब ये जो बेंड होके लाइट निकलेगी इसमें भी तो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं ना लाइट के लिए, यहां से ऐसा कुछ। या रुको, इसको बाद में करते हैं, पहले कुछ समझा देते हैं उसके बाद। मान लेते हैं ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले लेते हैं और वेलोसिटी v1 या स्पीड v1। यहां पर मीडियम 2 है, इधर लिख लेते हैं हम, मीडियम 2 है और इसमें स्पीड, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिख लो और स्पीड v2 लिख लो। और ये हम लोग कर रहे हैं कि जो μ2 है वो बड़ा है किससे? μ1 से। मतलब दूसरा वाला मीडियम डेंसर है, पहला वाला रेयरर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल तो है ही क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट आकर के गिरा है तो वेव इस तरफ प्रोपेगेट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इसका वेव फ्रंट। बढ़िया है। एक बात देखो, यहां तक तो दोनों का ठीक ठीक चल रहा है। ये वाला पॉइंट जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा तो मान लेते हैं कि ये ए से लगा करके ये ई पर पहुंच गया सपोज, या ए डैश पर पहुंच गया। तो ए पॉइंट ए डैश पर पहुंचता है, इधर देखो, ए पॉइंट ए डैश पर पहुंचेगा जितने टाइम में। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट ए डैश पर पहुंचा, कितना टाइम लगा? तो टाइम लगा है वो टी। तो हमें ये बता सकते हो ए डैश कितना होगा? बिल्कुल, ए डैश हो जाएगा v1 इंटू में टी। बढ़िया। अब जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, ये टकराने के बाद कुछ अंदर की तरफ बढ़ेगा तो कुछ मान लेते हैं, कुछ टी टाइम में कितना चलेगा? तो मान लेते हैं बी पॉइंट पहुंच रहा है बी डैश पर कितने टाइम में? तो टाइम टी में। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना बी डैश इज इक्वल टू में v2 इंटू में टी, ऐसा लिख पाएंगे। बढ़िया है। अब क्या करो, इतने डिस्टेंस कंपास में भरो और यहां से रख करके आर्क लगा दो। लगा दिया आर्क, मान लेते हैं वो आर्क यहां कहीं पर ऐसा लगा। तो अब क्या करो, यहां से मिला दो इसे, यहां से मिला दिया इसे। ठीक है,
मिलाओगे तो यहां पर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और इसे लिख देंगे हम बी डैश। बढ़िया है। अब देखो ये हमारे पास आई हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा आर। सही है ना। अब देखना ये आर है तो पूरा का पूरा तो 90 होता है, तो इधर वाला क्या लिख सकते हैं 90 माइनस आर लिख सकते हैं। सामने 90 माइनस आर, तो इसको क्या लिख देना आर। बढ़िया। यहां पर आई है या फिर इसे बोल लो आई है, ये आई है तो अंदर वाला कितना बन जाएगा 90 माइनस आई, सामने 90 है तो ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। बढ़िया। ये हमारे पास निकल के आ गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो लाइट आकर के यहां पर गिर रही, प्लेन वेव फ्रंट गिरा, सरफेस पर गिरा। जितने टाइम में ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा, सेम टाइम में कोई पॉइंट जो बी होगा वो बी डैश पर पहुंचेगा। बी डैश की वैल्यू क्या होगी वो इंडिविजुअली हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री से यहां आर्क लगा लेंगे। अब क्या करना है, हमें यहां पर स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, क्योंकि प्लेनर वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट करवाया है तो फर्स्ट लॉ तो वैलिड ही है। तो कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को, उसको आओ देखते हैं। तो चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, अब इस फिगर को बनाया तो यही प्रूफ कर लेते हैं। उसको देख लेना, नोट्स में मिल जाएगा वो। अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमें साइन आई बताओ, साइन आई, तो क्या बोलोगे साइन आई में बोलोगे कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए डैश डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस, तो वो हो जाएगा बी ए डैश। देखो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा दिस डिवाइडेड बाय में दिस, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे साइन आई हो गया, ठीक है, ऐसे लिख दो ए डैश डिवाइडेड बाय में बी ए डैश। ए डैश कितना है अपने पास, तो वो है V1 इंटू में T डिवाइडेड बाय में बी ए डैश, कुछ नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पूछे साइन आर बताओ हमें, तो साइन आर क्या बता सकते हो, इधर से देखो इसमें, तो साइन आर में लिखेंगे परपेंडिकुलर जो कि होगा बी बी डैश डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस, तो वही रहेगा, तो बी ए डैश आ जाएगा। ये बन जाएगा V2 इंटू में T डिवाइडेड बाय में बी ए डैश बन जाएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर जो निकल के आता है वो कांस्टेंट रहता है। क्या करो डिवाइड कर दो इनको, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करोगे तो लिखोगे साइन आई डिवाइडेड बाई में साइन आर इज इक्वल टू में, वहां पर देखो V1 बनेगा तो इसे हम V1 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई में V2 लिख लेते हैं। बढ़िया। और हम लोगों को पता है कि जो V होता है वो 1 बाई म्यू के मतलब म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो अगर हम V1 बाई V2 लिखते हैं तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या μ2 बाई μ1, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इस इक्वेशन को फर्दर क्या लिखा जा सकता है μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। लैम्डा के टर्म में लिखो तो λ1 बाई λ2 लिखा जा सकता है। देखो यही तो स्नेल्स लॉ है, तो स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये है दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन के थ्रू हम इससे ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। मतलब रिफ्रैक्शन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। सपोज कि हमारे पास एक प्लेनर वेव फ्रंट ए बी आकर के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होता है। जितने टाइम में ए पॉइंट ए डैश पर पहुंचता है, ठीक उतने ही टाइम में यहां पर जो दूसरा वाला पॉइंट है वेव फ्रंट का बी, वो किसी पॉइंट बी डैश पर पहुंच जाता है। बी डैश की वैल्यू बी डैश की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, आर्क लगाएंगे, मिला लेंगे तो हमें वेव फ्रंट दोबारा मिल जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। उसके बाद ज्योमेट्री लगाएंगे तो आई और आर लिखेंगे, और स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है तो हम साइन आई साइन आर निकालेंगे। उसके बाद डिवाइड करके हम ये रिजल्ट मिलेगा हमें, और ये रिजल्ट ये बताता है कि स्नेल्स लॉ ही है। तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने प्रूफ किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं या जेई के साथ आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में इसका काफी अच्छा वेटेज होता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। और हाइगेंस थियरी भी इसके साथ लग जाए तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं, इसके ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये देखो फिगर यहां पर दिया गया है, इसे देख लेना, आपके नोट्स में मिल जाएगा। अगला टर्म है हमारा ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है, इसको कैसे समझ सकते हैं, ये पढ़ना है हमें। तो ठीक है, अगर हम बात करें कि लाइट वेव है, लाइट वेव में इक्वेशन कैसे लिखी जाती थी ईएम वेव की, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखा तो जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरी क्लास देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर हम लिखें कि लाइट, इक्वेशन ऑफ लाइट, इक्वेशन ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव
in a medium of refractive index in a medium of refractive index mu is given by, ऐसा लिख दो, is given by। कैसे दी जाती है? तो याद होगा, अगर पढ़ा है क्लास तो उसमें लिखा जाता था E इज इक्वल टू में E नॉट, ठीक है, और यहां लिखते थे साइन, यहां ओमेगा, यहां पर लिखते थे T माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में V लिखा जाता था। किसी मीडियम की बात करें तब की बात है ये। पर्टिकुलर अगर यहां होगा वैक्यूम तो C लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लिखते हैं इन अ मीडियम, किसी मीडियम में अगर बात करें तो V इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई में म्यू लिखा जाता है। तो हम फर्दर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू में E नॉट, यहां पर लिख सकते हैं साइन, इसे लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस, यहां पर लिख सकते हैं ओमेगा इंटू में एक्स डिवाइडेड बाई में V की वैल्यू निकल के आएगी C डिवाइडेड बाई में म्यू। बढ़िया। तो E क्या बन जाएगा? एक मिनट, E इज इक्वल टू बनेगा E नॉट साइन, यहां पर लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस, ये देखो बन जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाई में C, यहां पर बन जाएगा म्यू इंटू में एक्स, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसको हम लिखने वाले हैं फेज, तो E इज इक्वल टू में E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, इसको हम लिखने वाले हैं डेल, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेल लिख दिया गया। डेल की वैल्यू यहां पर क्या लिखी है वो दिख रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि लाइट, समझते जाना, कॉन्सेप्ट अब भी बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये इक्वेशन लिखी जाती थी, लिख लिया, इसमें जो कुछ भी हमें कंसीडर करना था कंसीडर करके फाइनल इक्वेशन ये बना ली। अब हम लाइट को इसमें ट्रेवल करवाएंगे, एफ लाइट, ऐसे लिखो, एफ लाइट ट्रेवल्स डेल्टा एक्स in a medium then phase क्या लिखा जाएगा? मान लेते हैं डेल वन फेज बन रहा है, तो फेज क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं डेल्टा एक्स ट्रेवल करती किसी मीडियम के अंदर, तो लिखोगे ओमेगा बाई सी, ओमेगा डिवाइडेड बाई में C, यहां पर लिखोगे म्यू इंटू एक्स, तो इसे लिखा जाएगा म्यू इंटू एक्स, एक्स का मतलब डेल्टा एक्स। बढ़िया, फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम बात करें यही इक्वेशन हमें लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? देख के बोलो वहां से, E इज इक्वल टू E नॉट साइन, यहां पर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस, ध्यान से यहां से देखो, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस, ये बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई, या फिर ऐसे ओमेगा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई में C बनेगा, सही है। तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू में E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल नॉट लिख लेते हैं, डेल नॉट लिख लेते हैं। बढ़िया। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास लाइट की इक्वेशन है, इसे हम वैक्यूम में ट्रेवल करवाते हैं। If light travels mu delta x distance in air, या वैक्यूम बोल लू, इन वैक्यूम में अगर म्यू डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की जाए तो बताओ डेल टू अगर हम लिखें तो वो क्या लिखा जाएगा? तो यहां कहोगे ओमेगा डिवाइडेड बाई में C, और एक्स का मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करा रहे हैं, तो हम म्यू इंटू डेल्टा एक्स करवा रहे हैं। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब कुछ समझ में आया होगा। हमने इक्वेशन लिखी, ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फेज को कैलकुलेट करना चाहा, तो कैलकुलेट कर लिया कि अगर डेल्टा एक्स चलना हो किसी मीडियम में तो इतना फेज शिफ्ट आएगा, और अगर किसी लाइट वेव को वैक्यूम में चलना पड़े तो उसकी इक्वेशन ये है, फेज शिफ्ट अगर निकालें किसी मीडियम में चलाएं, मतलब वैक्यूम में चलाएं म्यू डेल्टा एक्स, तो फेज शिफ्ट देखो सेम निकल के आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर आओ देखते हैं, ये हमारे पास लाइट की इक्वेशन है, इसे हम वैक्यूम में ट्रेवल करवाते हैं।
कि अगर लाइट वेव चल रही है, ऐसे समझो, अब यहां पर मान लेते हैं कोई मीडियम हमारे पास दिया गया है ऐसा, एक मिनट, ये हमारे पास कोई मीडियम दिया गया है और लाइट वेव चल रही है। मान लेते हैं इधर से इधर की तरफ लाइट वेव गई एक, और एक लाइट वेव इसमें चल रही है, और हम यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं चीजों को। हम ऑब्जर्व यहां से करेंगे। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 है, यहां पर t इज इक्वल टू 0 है, यहां से हम मेजर करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई में म्यू आएगी। बिल्कुल है। दो लाइट वेव है हमारे पास, एक लाइट वेव ये है, दूसरी लाइट वेव ये है। ये चल रही है वैक्यूम में, और ये चल रही किसी ट्रांसपेरेंट ब्लॉक मतलब मीडियम में, किसी मीडियम में चल रही है। बढ़िया। अगर मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम तक चलती हैं, इफ बोथ द रेज ट्रेवल डेल्टा टी, if both ray travel for time, ऐसे लिख लो, for time t, टाइम t तक अगर दोनों ट्रेवल करती हैं, तो मान लेते हैं कि यहां से जब चलना शुरू करती पहली वाली रे और दूसरी रे यहां से चलना शुरू करती है, तो t टाइम में ये कहां से कहां पहुंच जाएगी, और ये यहां से चलेगी तो यहां देखो ये स्लो डाउन होगी, मीडियम के अंदर है, तो ये यहां से मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंच गई, यहां कहीं पर पहुंच गई। ये हमारे पास ए पॉइंट था, तो ये ए डैश पर पहुंच गई। तो सीट वेलोसिटी से स्पीड से चलेंगे तो सीटी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई। बढ़िया है। ये टी कौन सा टाइम है, जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचती, टी टाइम में वो ज्यादा दूर चली गई, तो टी टाइम यहां से यहां लगेगा अगर, तो और इसका हम थिकनेस ले लेते हैं कि टी है। ठीक है, और टाइम भी टी लग रहा है, तो थिकनेस को हम मान लो डी ले लेते हैं, या डेल्टा एक्स ले लेते हैं थिकनेस को, कोई दिक्कत नहीं है, थिकनेस डेल्टा एक्स है। तो अगर थिकनेस डेल्टा एक्स है तो यहां से यहां चलने में टाइम कितना लगा बता सकते हैं, टी लगा टाइम, तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स जो लिखा जाएगा v लिख देंगे, इनटू में टी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो v की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा c डिवाइडेड बाय में म्यू, इनटू में टी लिखा जाएगा। अब एक बात बताओ, इसने यहां से यहां चला टी टाइम में, इसने यहां से यहां चल लिया टी टाइम में, तो देखो डिफरेंस अगर हम पूछें, पाथ डिफरेंस, तो ये निकल के आएगा। पाथ डिफरेंस अगर हम पूछें तो ये निकल के आएगा, पाथ का डिफरेंस, और पाथ का डिफरेंस ये निकल के आएगा। तो इसे क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम यहां से डायरेक्ट बोलो तो इसे लिखेंगे सी टी टोटल माइनस, यहां पर लिख सकते हैं वी टी। बढ़िया, तो c माइनस वी इंटू में t लिखा जा सकता है। इंप्लाइज दैट, तो इंप्लाइज दैट लगा के लिखोगे तो c तो ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं म्यू, या फिर इसे लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय में म्यू, ये भी ठीक है, इंटू में t बनेगा। c को कॉमन ले लें तो यहां हो जाएगा सी टी, इंटू में हो जाएगा ये म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय में म्यू बन जाएगा। ठीक है, इसे हम c बाई म्यू को अलग कर देते हैं, इंटू टी को अलग कर देते हैं, और यहां हो जाएगा म्यू माइनस 1। एक बार जरा से देख के बताओ, c डिवाइडेड बाय में म्यू इंटू में t क्या दिया गया है, वो तो डेल्टा x के बराबर है, तो इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू में डेल्टा x। ये हमारे पास पाथ का डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस निकल के आएगा। तो अगर कोई लाइट वेव वैक्यूम में चलती है और दूसरी लाइट वेव किसी पर्टिकुलर मीडियम में चलती है, तो अगर डेल्टा टी टाइम तक की कैलकुलेशन करें तो दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। ये होता है म्यू माइनस 1 इंटू में डेल्टा एक्स लिखा जाता है। ठीक है, या फिर यहां से जो हम लोग ये निकाल रहे थे, इसमें देखो क्या है,
अगर हम यहां चलते हैं डेल्टा एक्स मीडियम के अंदर, तो वैक्यूम में हमें म्यू इंटू डेल्टा एक्स चलना पड़ेगा, और जो ये म्यू इंटू डेल्टा एक्स है ना, इसी को हम यहां पर कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। और यहां पर जो डेल्टा एक्स है इसको कहते हैं हम ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ। तो एक फार्मूला यहां से निकल के आया, देखो यहीं से फार्मूला बना है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ निकल के आया म्यू इंटू डेल्टा एक्स। तो हम ये बोल सकते हैं ऑप्टिकल पाथ, यहां लिख देता है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ, म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ लिखा जाता है ऑप्टिकल पाथ को। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर कोई लाइट वेव ट्रेवल करती किसी मीडियम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस, वो क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ है, तो फेज शिफ्ट का इतना होगा फेज शिफ्ट। और अगर वही वैक्यूम में ट्रेवल करती है म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स, तो भी फेज शिफ्ट इतना आता है। इसका मतलब है किसी मीडियम में डेल्टा एक्स चलो या वैक्यूम में म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स चलो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये कह सकते हैं कि म्यू टाइम्स जो डेल्टा एक्स होता है, इसको नया नाम देते हैं, दैट इज ऑप्टिकल पाथ। तो इस तरह से ऑप्टिकल पाथ को हम डिफाइन करते हैं। ऑप्टिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ने में काफी काम आएंगे, तो इनको याद रखना है। तो म्यू इंटू में डेल्टा एक्स या म्यू इंटू में थिकनेस दी गई हो तो थिकनेस लिखा जाएगा। पाथ का डिफरेंस जो निकल के आता है वो म्यू -1 इंटू में डेल्टा एक्स निकल के आता है, ये भी याद रखना है। तो ये बेसिक क्लास थी जिसमें हम लोगों ने बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया। बेसिकली ये अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, क्योंकि आगे इनके बारे में हम बार बार डिस्कशन करेंगे कि फेज डिफरेंस इतना है, और यहां पर ज्योमेट्रिकल का पाथ डिफरेंस जो निकल के आएगा, पाथ डिफरेंस इतना, फेज डिफरेंस इतना, उनको रिलेट करना सीखेंगे। तो वो कैसे रिलेट किए जाते हैं उन सबके बारे में बात की जाएगी, लेकिन अभी के लिए ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ क्या होते हैं वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल पाथ हो गए। यहां पर रिफ्रैक्शन को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, ये ऐसे याद रखना है, बोर्ड के टॉपिक है ये। यहां पर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर लिया कंप्लीट, फिगर कैसे बनाना वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ। तो यहां पर ऑप्टिकल पाथ जो लिखा जाता है, लेंथ ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जो एल होता है ज्योमेट्रिकल पाथ लिखा जाता है। अभी यही रिजल्ट निकल के आया है। अगली क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, वहां पर मेन और एडवांस से क्वेश्चन जहां से बनना शुरू होते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पोजीशन ऑफ मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकाली जाती, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस कैसे देखेंगे, और उनकी फ्रिंज विड्थ कैसे निकाली जाती, इनके बारे में बात की जाएगी। और हम देखेंगे कि एंगुलर विड्थ कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास डार्क फ्रिंज दी गई है या ब्राइट फ्रिंज दी गई है। तो तब तक के लिए बोर्ड का ये टॉपिक रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।